तो आज हम बात करने वाले हैं कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। हाँ, जिसे आम भाषा में आंख आना या पिंक आई भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने है ए खुराना की ऑप्थेल्मोलॉजी की किताब और हमारा मिशन है कि इस चैप्टर को एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए एकदम मक्खन जैसा बना दें। तो चलिए आज एक हाइपोथेटिकल सफर पर चलते हैं। सोचिए आप ओपीडी में बैठे हैं और एक मरीज आता है लाल आंख की शिकायत लेकर। ठीक है। आपका पहला सवाल क्या होगा? आप उसके लक्षणों से सही डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचेंगे? आइए इस केस के जरिए कंजंक्टिवाइटिस की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, ये अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि लाल आंख तो बस एक शुरुआत है। सही। असली कहानी तो उसके पीछे छिपे सुरागों में है, और एक अच्छा डॉक्टर वही है जो इन सुरागों को पढ़ना जानता हो। तो सबसे पहले मरीज की आंख लाल है, पर कंजंक्टिवाइटिस का मतलब सिर्फ आंख का लाल होना तो नहीं है। मतलब टेक्निकली ये है क्या? देखिए, ये कंजंक्टाइवा की सूजन है, इन्फ्लेमेशन। अच्छा। कंजंक्टाइवा एक बहुत पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जो हमारी पलकों के अंदरूनी हिस्से को और आंख के सफेद हिस्से को, मतलब स्क्लेरा को, कवर करती है। जब इसमें सूजन आती है तो इसकी जो खून की नसें हैं वो फैल जाती हैं और आंख लाल दिखने लगती है। ठीक है। किताब में इसके दो तरह के वर्गीकरण दिए हैं, एटियोलॉजिकल और क्लिनिकल। मुझे याद है जब मैं पढ़ रही थी तो ये दोनों हमेशा कंफ्यूजिंग लगते थे। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। क्या कोई आसान तरीका है इन्हें याद रखने का, या प्रैक्टिस में हम असल में कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इटियोलॉजिकल का मतलब है कारण के आधार पर। ओके। यानी इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हुआ, वायरस से या एलर्जी से। ये हमें इलाज तय करने में मदद करता है। लेकिन जब मरीज आपके सामने बैठा है तब तो आपको कारण नहीं पता होता। सही बात है। तब काम आता है क्लिनिकल वर्गीकरण, यानी लक्षणों के आधार पर। अच्छा। क्या आंख से मवाद निकल रहा है तो शायद ये प्यूरुलेंट है। क्या सिर्फ पानी आ रहा है और दाने हैं तो शायद ये फॉलिक्यूलर है। तो आप क्लिनिकल साइंस से सोचना शुरू करते हैं और एटियोलॉजिकल कारण तक पहुंचते हैं। मतलब क्लिनिकल वर्गीकरण हमारा पहला कदम है डायग्नोसिस की तरफ। तो चलिए फिर सबसे आम सिनारियो लेते हैं। मरीज कहता है कि सुबह जब वो उठा तो उसकी पलकें चिपकी हुई थीं और आंख से पीला पीला डिस्चार्ज आ रहा है। ये हमें किस तरफ इशारा कर रहा है? ये सीधा सीधा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की तरफ इशारा है। ये जो म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है, मतलब चिपचिपा और मवाद जैसा डिस्चार्ज। हाँ। ये इसका क्लासिक साइन है। विकासशील देशों में ये सबसे आम है और इसके फैलने के कारण भी वही हैं जो हम जानते हैं। मक्खियां, साफ सफाई की कमी और गर्म सूखा मौसम। किताब में कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए हैं। क्या एक छात्र को ये सब याद रखने की जरूरत है? देखिए, किताब में स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जिक्र है। पर मैं एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। बताइए। प्रैक्टिस में 90% केस आपको स्टेफिलोकोकस के ही मिलेंगे। तो अगर आपको एक ही चीज याद रखनी है तो वो ये है। अच्छा। और हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया यानी न्यूनोकोकस के साथ वो खून के छोटे धब्बे जिन्हें पिटिकियल हेमोरेजिस कहते हैं, वो वाली बात एग्जाम में वाइवा का फेवरेट सवाल है। तो उसे जरूर याद रखें। जरूर। ठीक है। तो मरीज को चुभन हो रही है, पलकें चिपक रही हैं और जांच करने पर हमें फायरी रेड आई दिख रही है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इलाज। यहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर के लिए सबसे बड़े पिटफॉल्स क्या हैं? मतलब कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए? यहाँ 3 कभी नहीं वाले नियम हैं। पहला, आंखों पर पट्टी कभी नहीं बांधनी चाहिए। अच्छा। हमें तो लगता है कि इससे आराम मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये बैक्टीरिया को पनपने के लिए एक गर्म और नम इंक्यूबेटर बना देता है, जिससे इन्फेक्शन और बिगड़ सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आम लोगों में होती है। और दूसरा नियम? दूसरा और सबसे जरूरी नियम, स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए जब तक आप 100% श्योर ना हो कि ये सिर्फ एलर्जी है। क्यों? इससे क्या हो सकता है? अगर बैक्टीरियल या किसी और इन्फेक्शन में स्टेरॉयड डाल दिया तो ये मरीज की इम्यूनिटी को दबाकर इन्फेक्शन को कई गुना बढ़ा सकता है और कॉर्निया को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक कार्डिनल सिन है ऑप्थेल्मोलॉजी में। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। और तीसरा? तीसरा, बार बार आंखें नहीं धोनी चाहिए। दिन में 1 या 2 बार स्टेराइल सलाइन से डिस्चार्ज साफ करना ठीक है, पर कुछ लोग हर घंटे आंखें धोते हैं। इससे आंख की जो प्राकृतिक सुरक्षा परत है, टियर फिल्म, वो धुल जाती है और इन्फेक्शन ठीक होने में और ज्यादा समय लगता है। अच्छा। मुझे एक केस याद है जहां एक मरीज ने दिन में 20 बार आंखें धोईं और अपनी आंख की प्रोटेक्टिव टियर फिल्म को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।
हफ्तों लग गए उसे ठीक होने में। तो फिर सही इलाज क्या है? इलाज सीधा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दिन में और मरहम रात में। बस इन 3 गलतियों से बचना है। इसी में एक और खतरनाक प्रकार का जिक्र है, एक्यूट प्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस। ये आम वाले से कैसे अलग है? ये एक ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? हाँ, इसका कारण होता है नेसेरिया गोनोरिया। इसमें डिस्चार्ज इतना ज्यादा गाढ़ा और मवाद वाला होता है कि वो पलकों के बीच से निकलकर गालों पर बहने लगता है। ओह। ये बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एक स्वस्थ कॉर्निया को भी कुछ ही दिनों में गला सकता है। अगर ऐसा कोई केस दिखे तो उसे तुरंत स्पेशलिस्ट के पास भेजना होता है। अब हम ट्रेकोमा पर आते हैं, और मैं यहाँ श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि इस हिस्से पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। ये सिर्फ एक और बीमारी नहीं है, एक बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या है। बिल्कुल सही। और इससे जुड़े सवाल वाइवा से लेकर पीजी एंट्रेंस तक हर जगह आते हैं। सही। ट्रैकोमा अंधेपन का सबसे बड़ा रोका जा सकने वाला कारण है। ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम के एक अजीब जीव से होता है जो बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी जैसा है। और ये बहुत धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है ना? हाँ, सालों तक। तो एक छात्र को इसमें कौन से खास निशान देखने चाहिए जो किताब में बताए गए हैं? इसके कुछ बहुत ही खास मतलब पैथोग्नोमोनिक निशान हैं। जब हम ऊपरी पलक को पलट कर देखते हैं तो अंदर की तरफ छोटे छोटे दाने दिखते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। जब सूजन ज्यादा होती है तो पैपेला भी दिखते हैं जो बड़े होकर कॉबलस्टोन जैसे मतलब किसी पुराने पत्थर वाले रास्ते की तरह दिखाई देते हैं। अच्छा, कॉबलस्टोन अपीयरेंस। हाँ, फिर कॉर्निया के ऊपरी हिस्से में खून की नई नसें बनने लगती हैं जिसे पैनस कहते हैं। और सबसे पक्की निशानी है बीमारी के ठीक होने के बाद बनने वाले निशान। कौन से निशान? पलक के अंदर एक सफेद लकीर जिसे आल्ट्स लाइन कहते हैं और कॉर्निया के किनारे छोटे गड्ढे जिन्हें हर्बर्ट स्पिट्स कहते हैं। ये दोनों निशान मिल गए तो मतलब पक्का है कि उस व्यक्ति को पहले ट्रैकोमा था। किताब में WHO के फिस्टो ग्रेडिंग का भी जिक्र है। ये थोड़ी जटिल लगती है, इसे आसानी से कैसे समझ सकते हैं? फिस्टो को बीमारी की कहानी की तरह समझिए। कहानी कैसे? TF फॉलिकुलर, ये कहानी की शुरुआत है। एक्टिव इन्फेक्शन है, पलक पर 5 या ज्यादा दाने हैं। ठीक है। TI इंटेंस इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन बढ़ गया है, सूजन इतनी है कि पलक के अंदर की नसें भी ठीक से नहीं दिख रही। TS स्कारिंग, अब इन्फेक्शन के निशान पड़ने लगे हैं, पलक के अंदर सफेद लकीरें दिख रही हैं। अच्छा, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, और TT ट्राइकियासिस, ये कहानी का खतरनाक मोड़ है। निशान इतने सिकुड़ गए हैं कि पलक अंदर मुड़ गई है और बरौनी आंख की पुतली से रगड़ खा रही है। और आखिर में COLA कॉर्नियल ओपेसिटी, ये दुखादंत है। लगातार रगड़ से कॉर्निया पर सफेदी आ गई है और नजर चली गई है। तो ये ग्रेडिंग हमें बताती है कि मरीज कहानी के किस मोड़ पर है और हमें क्या करना है। एग्जैक्टली। और इलाज भी इसी कहानी के हिसाब से तय होता है। कैसे? जब तक कहानी TF या TI पर है, एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन के एक डोज काम करती हैं। WHO की सेफ स्ट्रैटेजी भी यही कहती है। और अगर TT स्टेज आ गया तो? जैसे ही कहानी TT पर पहुंचती है, यानी पलक मुड़ जाती है, तब दवा का कोई फायदा नहीं। तब उस रगड़ को रोकने के लिए पलक की सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। ठीक है। तो बैक्टीरियल में हमने देखा कि डिस्चार्ज गाढ़ा और मवाद जैसा होता है, लेकिन क्लिनिक में कई बार मरीज कहता है कि आंख से सिर्फ पानी आ रहा है, कीचड़ नहीं, और चुभन बहुत ज्यादा है। ये हमें दूसरे बड़े विलन यानी वायरल कंजंक्टिवाइटिस की तरफ ले जाता है। एकदम सही। वायरल इन्फेक्शन की पहचान ही है पानी जैसा मतलब सीरियस डिस्चार्ज। और एक बहुत बड़ा सुराग है कान के ठीक सामने वाली लिम्फ नोड का सूज जाना। प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड। हाँ, उसमें दर्द भी होता है जो बैक्टीरियल में आमतौर पे नहीं मिलता। अच्छा। वायरल इन्फेक्शन अक्सर कॉर्निया को भी चपेट में ले लेता है, इसलिए इसे केराटो कंजंक्टिवाइटिस कहना ज्यादा सही है। इसका क्लासिक उदाहरण है एडिनोवायरस से होने वाला फेरिंगो कंजंक्टाइवल फीवर। इसके नाम में ही इसके लक्षण हैं, राइट? बिल्कुल। फेरेंजाइटिस यानी गले में खराश, कंजंक्टिवाइटिस मतलब आंखों में दाने, और फीवर यानी बुखार। और अगर पानी जैसे डिस्चार्ज के साथ मरीज की सबसे बड़ी शिकायत हो तेज खुजली? अगर किसी ने कहा खुजली तो आपके दिमाग में सबसे पहले एलर्जी की घंटी बजनी चाहिए। तेज खुजली एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का सबसे बड़ा और अचूक लक्षण है। इसका एक गंभीर रूप है वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस या VKC,
जो बच्चों में गर्मियों में ज्यादा होता है। इसमें भी ऊपरी पलक पर बड़े बड़े कॉबलस्टोन पैपिला दिखते हैं। अच्छा, कॉबलस्टोन यहाँ भी है। हाँ, और साथ में एक चिपचिपा रस्सी जैसा, मतलब रोपी डिस्चार्ज होता है। ये रोपी डिस्चार्ज और कॉबलस्टोन पैपिले परीक्षा के लिए बहुत जरूरी कीवर्ड्स हैं। अब एक बहुत ही खास और हाई स्टेक्स टॉपिक पर आते हैं, नवजात शिशुओं में होने वाला कंजंक्टिवाइटिस, ऑप्थैल्मिया नियोनेटोरम। ये सुनने में ही गंभीर लगता है। और ये है भी। इसकी परिभाषा है जन्म के 30 दिन के अंदर होने वाला कंजंक्टिवाइटिस। और इसका कारण? इन्फेक्शन बच्चे को जन्म के दौरान मां के संक्रमित बर्थ कैनाल से मिल सकता है, जो सबसे आम कारण है। तो एक डॉक्टर इतने छोटे बच्चे में जो कुछ बता नहीं सकता, अलग-अलग कारणों का पता कैसे लगाता है? यहाँ पर एक ही चीज सबसे बड़ी जासूस है, लक्षणों के शुरू होने का समय। समय। हाँ, ये टाइमलाइन डायग्नोसिस के लिए सोने की तरह कीमती है। अगर लक्षण कुछ ही घंटों में आ गए तो ये केमिकल है। अगर लक्षण 2 से 4 दिन में आते हैं तो ये गोनोकॉकल है। ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक। हाँ, अगर लक्षण 4 से 5 दिन में आते हैं तो ये अन्य बैक्टीरिया हो सकते हैं। और अगर लक्षण सबसे देर से यानी 5 से 14 दिनों में आते हैं तो वो क्लमाइडियल है। बिल्कुल। ये टाइमलाइन एक छात्र को पता होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर इलाज का फैसला लिया जाता है। गोनोकॉकल इन्फेक्शन में बच्चे को भर्ती करके इंजेक्शन से एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। वाह, ये तो इस पूरे चैप्टर का एक बहुत ही प्रैक्टिकल निचोड़ है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक भावी डॉक्टर को कौन सी मुख्य बातें अपनी उंगलियों पर रखनी चाहिए? सबसे पहले, हर लाल आंख एक जैसी नहीं होती। डिस्चार्ज का प्रकार पूछना आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। मवाद वाला, पानी जैसा या रस्सी जैसा चिपचिपा? सही। दूसरा, स्टेरॉइड्स आपके दुश्मन हैं जब तक कि आप पक्के तौर पर डायग्नोसिस न बना लें। ठीक है। तीसरा, ट्रैकोमा की फिस्टो स्टेजिंग को समझें। और आखिर में, नवजात शिशु की लाल आंख में लक्षणों के शुरू होने की टाइमलाइन ही आपकी गाइड है। ये 4 बातें याद रख लीं तो आप 95% केस सही से हैंडल कर लेंगे। बहुत बढ़िया। ये वाकई में एक शानदार चर्चा रही। अंत में एक विचार जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। एक सवाल सोचने जैसा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आज हम आम बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में अंदाजे से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो क्या आने वाले दशक में रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, जो कुछ ही मिनटों में बता देंगी कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी दवा काम करेगी, प्राइमरी केयर लेवल पर इस अंदाजे की जगह ले सकती हैं? ताकि हम सिर्फ जरूरत पड़ने पर और सही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर पाएं? बिल्कुल। इस पर जरूर सोचिए।